मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास आधा गांव का। आधा गांव जिसे लिखा है राही मासूम रजा ने। अब तक मैं उपन्यास आधा गांव के भाग 6 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज के वाचन के क्रम में लीजिए सुनिए उपन्यास आधा गांव के भाग 7 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मौलवी बेदार को मालूम हो गया था कि आसिया आई हुई है। वह बहुत परेशान थे। हकीम अली कबीर से अपनी शादी के मसले पर बात करना और बात थी, और आसिया का सामना करना और बात। अभी कोई फैसला करने की कोशिश कर ही रहे थे कि आसिया की डोली आ गई। आदाब, जीती रहो। कब आई? चली आ रही हो। सोचा कि आप अकेले ब्याह का इंतजाम कैसे करिएगा। वह बोली, मैं कहूं चच्चा कि आप बिल्कुल सठिया गए हैं। अब झंगटिया बो यह काबिल हो गई कि आप ओके दरवाजे पर बारात ले जाएं। इस्लाम छोटे बड़े को नहीं मानता। आप कह रहे हैं तो न मानत हुई। आसिया ने कहा, बाकी छोटे बड़े का फर्क करने वाले आपके बाप दादा पागल ना रहे। नाना मियां भी तो मुजाहिद रहे कि ना। खाली इस्लाम से काम ना चलत। दुनिया कौनो चीज है कि ना। मौलवी बेदार को मालूम था कि दुनिया बड़ी चीज है। वह सिर्फ जमींदार रहे होते तो किसी को भी घर में डाल लेते, लेकिन वह मौलवी भी थे। उन्हें मालूम था कि वजीर ने निकाह की जो शर्त लगाई है और 14,000 दैन मेहर तय किया है, वह सिर्फ उत्तर पट्टी वालों को जलील करने के लिए किया है कि सैदानियों का ब्याह इससे कम दैन मेहर पर नहीं होता। लेकिन वह दिल के हाथों मजबूर थे। वह यह जिल्लत गवारा करके भी बछनिया को हासिल करना चाहते थे। मैं शादी करे को ना मना करे रहूं। आप ही सोचे लगी कि मोकोई जमींदारी का लालच है। शौक से करिए शादी, एक छोड़ चार करिए। मैं कौन रोके वाली। बाकी मैं झंगटिया बो की लड़की के चच्ची ना पुकर बो। मगर बेटा मोके समझाए जरूरत ना है। आसिया ने मुंह ढांप कर रोना शुरू कर दिया। उसके बैन की आवाज हकीम अली कबीर के जनान खाने तक गई। उनकी बीबी ने चट से डोली मंगवाई। धीरे धीरे उत्तर पट्टी की तमाम औरतें मौलवी बेदार के घर में जमा हो गईं। उन सब की हमदर्दियां आसिया के साथ थीं। वे सब मौलवी बेदार को बुरा भला कह रही थी। कई बेवा सैदानियां दिल मसोस कर रह गईं कि क्या वे बछनिया से भी गई गुजरी हैं। हुसैन अली मियां की बहन उम्मुल हबीबा तो कोई 20 साल से सफेद कपड़े पहन रही थी। शादी के तीसरे दिन वह बेवा हो गई थी। उसकी और आसिया की शादी में 3 दिन का हेर फेर था। अब आसिया माशाअल्लाह से 6 बच्चों की मां थी और उम्मुल हबीबा शादी ब्याह के मौकों पर अछूत हो जाती थी। कंदूरी के फर्श पर उसकी परछाई नहीं पड़ सकती थी। दुल्हन के कपड़ों को वह छू नहीं सकती थी। यहां तक कि दूसरों की शादी के गीत सुनते सुनते उसके बाल कब्ज अल वक्त सफेद हो गए थे। हुसैन अली मियां उसका बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन भाई फिर भाई है। वह घरेलू जिंदगी तो नहीं दे सकता। भाभी ने भी उसे परेशान नहीं किया, लेकिन जब उनकी किसी लड़की का कंछेदन होता या किसी लड़के का मकतब होता तो उम्मे हबीबा बिलबिला उठती। जाहिर है कि ऐसे मौकों पर वह रो नहीं सकती थी, लेकिन जब हुसैन अली की पहली लड़की असगरी की कदूई का फर्श बिछा और सकीना ने उसे वहां से हटा दिया तो वह रो पड़ी और पहली बार भाभी की आवाज तेज हुई, ये तो कौनो रोए का बकत ना है उम्मुल। उम्मुल ने इस बात का बुरा नहीं माना। दरअसल उसे अब तक किसी ने यह नहीं बताया था कि बेवा को क्या क्या नहीं करना चाहिए। फिर धीरे धीरे वह बेवगगी की आदी हो गई और धीरे धीरे उसे यह भी मालूम हो गया कि बेवा के फरायज क्या हैं। बस
एक बात के सिलसिले में उसका जहन साफ नहीं था। जब हजरत ने पहली शादी एक राण बेवा से ही की, तो क्या यह अशरफ हजरत से बड़े हैं कि बेवा से शादी नहीं करते? लेकिन वह यह सवाल करती किससे? और अब बूढ़े मौलवी बेदार को शादी की सूझी तो उन्हें भी बछनिया ही पसंद आई। आने वाली औरतों में से एक दो ही का मौलवी बेदार से पर्दा था, इसीलिए वह भाग नहीं सकते थे। पैदा करने वालियां चेहरों पर आंचल की ओट किए बैठी पटर पटर बोल रही थी। उनके ख्याल में मौलवी बेदार का पढ़ना लिखना सब बेकार हुआ। अगर उन्हें यह भी नहीं मालूम कि एक चमाइन की हरामी बेटी से निकाह किसी तरह ठीक हो ही नहीं सकता। गरज की उत्तर पट्टी की बीबियों ने मौलवी बेदार के खिलाफ एक मोर्चा बना लिया। उनमें सबसे आगे हुसैन अली मियां की बहन उम्मुल थी, जो आसिया की हम उम्र थी। लेकिन आसिया 6 बच्चों की मां बनने के बावजूद बिल्कुल ढीली नहीं हुई थी, और उम्मुल बिल्कुल ढीली हो गई थी, क्योंकि वह मां नहीं बन सकती थी। उसकी छातियां लम्स का इंतजार करते करते सूख गई थी। आंखों का रस तन्हाई की तेज धूप में भाप बनकर उड़ गया था। उसकी सुराहीदार गर्दन में जैसे एक सुराख हो गया था कि आवाज की सारी मिठास कतरा कतरा करके बह गई थी। इसलिए वह मौलवी बेदार की शादी के खिलाफ थी और दिन रात बच्चन को कोसा करती थी। आखिर खानदान की इज्जत भी कोई चीज होती है कि नहीं? मौलवी बेदार बहरे तो थे नहीं कि इन बातों को न सुनते, लेकिन वह आदमी जिद्दी थे, अपनी बात पर डटे रहे। कुछ कुछ कमजोर तो हो चले थे। समधियाने के लोगों ने दबाव डाला कि बस मौलवी बेचारे उबल पड़े। उन्होंने आसिया से कह दिया, बेटा, यह घर तुम्हारा है, जब चाहो आओ और जब तक चाहो रहो, लेकिन तुम्हें अपने बुजुर्गों के मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। मैंने तो कभी तुम्हारे ससुर को इस बात पर नहीं टोका कि उन्होंने गाजीपुर में एक रंडी क्यों रख छोड़ी है, और न ही मैंने उनसे यह पूछा कि अमतुल से उनके क्या ताल्लुकात हैं। मैं तो फिर निकाह करने जा रहा हूं। यह सुनकर आसिया बहुत रोई और फिर डोली मंगवाकर नुनहरा चली गई। आसिया के चले जाने के बाद मौलवी बेदार का जनान खाना फिर वीरान हो गया, और सैयद बाड़े में लोगों ने इस बात को मान लिया कि बात अनहोनी जरूर है, मगर अब हो रही है तो क्या किया जाए। जाहिर है बछनिया को बिरादरी के फर्श पर जगह नहीं मिलेगी। मौलवी साहब उसे मुता करें या निकाह, गंगौली की बीबियां बहरहाल उसे रखनी ही मानेंगी, और मौलवी बेदार उसके लिए तैयार थे। मगर सफिरवा तैयार नहीं था। उसे जिस दिन से यह मालूम हुआ था कि बछनिया उसके बच्चे की मां बनने वाली है, वह उसी दिन से बदल गया था। उसका खिलंदड़ापन खत्म हो गया था। वह अक्सर न जाने क्या क्या सोचता था। कभी रब्बन बी या सकीना उसे टोकती तो चौंक पड़ता। खुस्सू मियां की छोटी लड़कियां जो उसे हिली हुई थी शिकायत करती थी, लेकिन वह क्या करता। उसका सारा ध्यान तो बच्चन के पेट में पैकर अख्तियार करने वाले में था। उसकी शक्ल कैसी होगी, नाम क्या होगा, यह सोचते सोचते उसे मौलवी बेदार का ख्याल आ जाता, और वह सोचता कि क्या उसका बच्चा मौलवी बेदार के घर में पैदा होगा। कई लोगों से वह सुन चुका था कि चटकल में तो यूं काम मिलता है, लेकिन बछनियां भागने पर तैयार जो नहीं हुई। लेकिन सुलेमान के आने से कोई 2 दिन पहले झंगटिया बो की निगाह बच्चन में होने वाली तब्दीली पर पड़ गई। वह सन्नाटे में आ गई। उसका खून खौलने लगा। बछनिया का झोटा पकड़कर उसने 2-3 तमाचे मारे और बोली, मर की नौनी, आपन बाबू के का यह पेट देबे? बोली, के कर हो? बच्चन बहुत हैरान हुई कि उसका पेट किसी और का कैसे हो सकता है। हमारा है, और के का है? तो हार ह। झंगटिया बो ने उसे 2-3 तमाचे और मारे। हम तो हर बाबू के कामों दिखाई रे, का कहो उनसे माटी मिली। बछनिया ने चुपचाप मार खा ली, लेकिन उसने सफिरवा का नाम नहीं बताया।
हाँ, जब रात हो गई तो वह बनकर लेट रही। झंगटिया बो भी उसे कोसते कोसते थक कर सो रही। तब वह उठी, चुपके चुपके जनाने इमाम बाड़े के पास से होती हुई अग्गू मियाँ के घर में दाखिल हो गई। उसे एक बार भी यह ख्याल नहीं आया कि इमाम बाड़े पर जिन्नातों का कब्जा है। सफिरवा अग्गू मियाँ के जनान खाने में ही सोता था। उसने चुपके से उसका साना हिलाया। सफिरवा उछलकर पलंग से दूर गया और लाठी लेकर पलटा, पर बच्चन को देखकर हंस पड़ा। तय तो हमें डरा दिए रही। उसने लाठी जमीन पर रख दी। आ बैठ। उसने उसका हाथ पकड़कर अपने पलंग पर बिठा लिया। बचनिया रोने लगी। सफिरवा को रोती हुई बच्चियों को बहलाने का फन तो आता था, लेकिन रोती हुई जवान लड़की को बहलाने का तरीका उसे नहीं मालूम था। वह ना मालूम क्या क्या कहता रहा। आखिर बच्चन ने अटक अटक कर सब कुछ बता दिया। तो एम्मा परेशान होए का कौनो बात है, चल कलकत्ता। बच्चन तैयार हो गई। सफिरवा का ख्याल था कि अगर वह अभी यूसुफपुर के लिए रवाना हो जाए तो तड़के वाली लोकल मिल जाएगी। सुबह को जब रब्बन बी ने अपना संदूकचा खोला तो उसमें तोहफतुल अवाम मौजूद था। पंज सूरा भी था। हर चीज थी, बस एक चीज न थी। लाल कपड़े वाली वह थैली न थी जिसमें नकदी रखती थी। देखते देखते यह बात मशहूर हो गई कि बछनिया सफिरवा के साथ भाग गई। मौलवी बेदार का रोआ रोआ यह खलत जबान बन गया और उनकी उम्र टाएं टाएं बोलने लगी। वह इस कदर शर्माए कि जैसे उनकी ब्याहता भाग गई हो। लेकिन उम्मुल एक बार फिर दिल मसोस कर रह गई, क्योंकि वह यह भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आखिर उसकी दादी का पाला हुआ अमजदवा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया ही करता था, लेकिन वह तो एक बेगार की तरह खानदान की इज्जत ढोने में लगी हुई थी और थकन के एहसास को कम करने के लिए वह आ भी सकती थी। सबसे ज्यादा परेशान रब्बन भी थी। उन्हें इसका अफसोस तो था ही कि उनका पाला हुआ उनसे बिछुड़ गया था, लेकिन ज्यादा अफसोस उन्हें उस लाल थैली का था। वैसे तो उस थैली में कोई 50-60 रुपए रहते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि 50-60 कहने से क्या फायदा, इसलिए उन्होंने 125 से शुरू किया और शाम तक वह रकम बढ़ते बढ़ते कोई 300 हो गई। पहले तो उन्हें यकीन न आया कि सफिरवा भी ऐसा कर सकता है। वो करिए का दुल्हन, अभी तो वो बच्चा है। उन्होंने सकीना से कहा। आपकी बात, सकीना ने झल्ला कर कहा। बियाह देती तो अब तक खचिया भर लड़कन का बाप होता। सकीना ज्यादा झल्लाई हुई इसलिए थी कि अब उसकी लड़कियों को कौन संभालेगा। छोटी वाली तो उसे ऐसी हिली हुई थी कि सुबह से लगातार रोए जा रही थी। रब्बन भी जवाब देने ही वाली थी कि कुबरा आ गई और आते ही बोली, हमारा माथा तो वह दिन ठनका रहा बाजी, जे दिन हम ओको अग्गू भैया के दालान में देखा कि अकेली बैठी है। बाकी हम ये ना सोचा रहा कि वो भागे में ऐसी जल्दी करी है। हमारे ख्याल में तो कुछ बात हो गई रही। यह बात रब्बन बी और सकीना के दिलों को भी लग गई। चुनाचे रब्बन बी ने सलमा को फौरन वहां से हटा देना चाहा, ताकि वह इस मसले पर खुलकर इजहार ख्याल कर सके। बोली, तनी नईमा के यहां से काली पेचक मांग ले आओ। सलमा चली गई तो उन्होंने उससे छोटी सुगरा उर्फ सग्गन को हुक्म दिया कि वह छोटी बहनों को बावर्ची खाने में ले जाकर कुछ खिला दे। सलमा चली गई तो उन्होंने उससे छोटी सुगरा उर्फ सुग्गन को हुक्म दिया कि वह छोटी बहनों को बावर्ची खाने में ले जाकर कुछ खिला दे। सग्गन के चले जाने के बाद मैदान बिल्कुल साफ हो गया। तब उन्होंने इस खास मसले पर इजहार ख्याल किया। मैं कहत हूं कि इस झंगटिया बो बिल्कुल अंधी हो गई रही का। मटके मटके भर की आंख लिए बैठी रही और वो कोई ना सोचा कि घरवा में का हो रहा है। कुबरा ने और लुकमा दिया, मगर दुखती रग पर हाथ सकीना ने धरा। सुलेमान परसोइया ना आ रहे, वो बेचारा तो कोई को मुंह दिखाए लायक ना रह गया। झंगटिया बो को भी यही फिक्र थी कि आखिर वह
अली अकबर के बाबू को क्या बताएगी। चुनाचे उसने सीधा रास्ता निकाल लिया। दिन भर तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, मगर शाम को नईमा बी ने किसी काम से झांका और देखा कि हर तरफ अंधेरा है, तो वह चौंकी। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता दो एक बार झंगटिया बो को पुकारा। जब कोई जवाब न मिला तो उन्होंने अपनी बहू से कहा कि शायद झंगटिया बो भी भाग गई। फिर कुबरा लपकी लपकी रब्बन बी के यहां गई। वह लेटी हुई फुस्सू की छोटी बेटियों को अनार परी की कहानी सुना रही थी। मौका यह था कि शहजादा अनार तोड़ चुका था और मुख्तलिफ किस्म की आवाजें उसका तआक्कुब कर रही थी। सैकड़ों बार की सुनी हुई उस कहानी के जादू में जरा भी कमी न हुई थी। बच्चियों के दिल धड़क रहे थे कि कहीं शहजादा मुड़कर देख न ले और पत्थर का न हो जाए। झंगटिया वो घर में ना है, कुबरा ने कहा। का? रब्बन भी उठकर बैठ गई। लड़कियों की भवें तन गईं और मुंह लटक गए। उन्हें कुबरा का आना एक आंख नहीं भाया, मगर वे कर भी क्या सकती थी। दव्वा, फिर क्या हुआ? एक ने पूछा। मगर दव्वा अब कहां सुनने वाली थी। सुबह होते होते यह बात सारे गांव में फैल गई कि झंगटिया बो भी भाग गई है। बछनिया का भाग जाना इतना बड़ा हादसा नहीं था, लेकिन झंगटिया बो का भागना तो किसी तरह समझ में ही न आता था। सवाल यह था कि वह भागी किसके साथ। गांव का हर आदमी मौजूद था। चुनाचे सारी गंगौली सांस रोककर सुलेमान की वापसी का इंतजार करने लगी। सुलेमान शाम को आया। हुस्सू मियां सबसे पहले उससे मिले। सुलेमान ने उन्हें सलाम किया, मगर वह आंखें चुरा गए, गोया कि उसे देखे बिना अंदर चले गए। हामिद मियां ने उनके सामने आने का इंतजार न किया, वह भी अंदर चले गए। तमाम जुलाहों ने आंखें चुरा ली, मगर एक बच्चा सिर पे कुर्ता पहने हुए भागा भागा आया और बोला, बछनिया भाग गई और झंगटियो भाग गई। इतना कहकर वह लौंडा तीर की तरफ भाग गया। बात सुलेमान की समझ में न आई, मगर उनका दिल धड़कने लगा। वह बड़े फाटक में दाखिल हुए। मजदूर खपरेल की मरम्मत कर रहे थे और दीवारों पर सफेदी की जा रही थी, क्योंकि मुहर्रम सिर पर आ गया था। बेगार उन्हें देखकर जल्दी जल्दी काम करने लगे। हमाम मियां कब आई हैं? गया आहिर के लड़के ने पूछा, जो गया की अनुपस्थिति में काम की देखभाल कर रहा था। वह दरअसल गया के बारे में पूछना चाहता था। कल, सुलेमान ने कहा। गयवा ना आ गइल बा तो हम तनी घरे हो आई जा। वह गया। मजदूर फिर अपने काम में लग गए। सुलेमान अंदर चले गए। अंदर सन्नाटा था। बच्चन, उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। कुबरा ने अलबत्ता अपनी खलवत से गर्दन निकाली। हे भावज, ये बछनिया की माई कहीं चली गई है? कहाँ मालूम? कुबरा ने कहा। वो तो कल्ह से लापता है। लापता है? हाँ, बछनिया तो सफिरवा के साथ निकल गई ना। ये आप का कह रही? वो नखौदी को पेड़ू की आग ऐसा परेशान की ही इसकी मत पूछो, नईमा बी ने कहा। बाकी अब सब्र करने के सिवा चारा का है। नईमा बी ने जो मशवरा दिया उन्हें वहीं देना चाहिए था। वैसे वह एक तरफ से खुश भी थी, क्योंकि एक बात तो तय थी कि मौलवी बेदार शादी करना चाहते थे, और अगर वह बछनिया जैसी हरमजादी से शादी करने पर तैयार हो गए तो खुद उनकी पोती उम्मे हमीबा में क्या खराबी है। माना कि वह रंडियों की तरह खूबसूरत नहीं है, लेकिन सुघड़ है, इसलिए अगर कायदे से बातचीत चलाई जाए तो यह रिश्ता हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद उनका फर्ज था कि वह सुलेमान से हमदर्दी करे, सो उन्होंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। लेकिन जाहिर है कि सुलेमान उनके मशवरों पर अमल नहीं कर सकते थे। वह गर्दन लटकाए हुए गोरी बी के सहन से होते हुए बड़े आंगन में चले गए। दालान में 3 पलंग थे। तीनों पर 3 बिस्तर लपेट कर रखे हुए थे। सुलेमान इन बिस्तरों को पहचानते थे। एक बिस्तर बछनिया का था, एक झंगटिया बो का, और खुद एक उनका,
झंगटिया बो झाड़ पोंछ कर उनका बिस्तर भी रख गई थी। उनकी आंखें भर आईं। बिस्तर के नीचे एक पोटली थी। झंगटिया बो एक एक छल्ला उतार कर रख गई थी। बस एक पहुंची नहीं थी। सुलेमान को मालूम था कि वह पहुंची रब्बन बी के यहां है। सुलेमान को ऐसा लगा जैसे वह बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं। वह थक कर लेट गए। खिलवत से कुबरा की नौखवानी की आवाज आ रही थी। दर्राना उर्दू बे अदबाना हुए दाखिल, घर फातिमा का हो गया बाजार हुसैना। गई रात को उन्हें मुंह हाथ धोने का ख्याल आया। वह जनाने इमामबाड़े के आंगन वाले कुएं पर डोल रस्सी लेकर गए। डोल किसी चीज में फंसा तो उन्होंने अंदर झांका, मगर कुआं यूं ही बहुत गहरा था और फिर रात थी। कुछ नजर न आया तो उन्होंने कांटा डाला। कांटा किसी भारी चीज में फंसा। नईमा बी की खलवत पर दस्तक देकर उन्होंने हम्माद मियाँ की टार्च मांगी, मगर उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। तो कमर में लालटेन बांधकर वह कुएं में उतर गए। उनका ख्याल सही निकला। कांटा झंगटिया बो की लाश में फंसा हुआ था। ते हिया छिपी है रे। इस घटना के बाद सुलेमान काफी दिन जिए, मगर वह हमेशा एक ही बात कहते रहे, बड़े बूढ़ों से भी और बच्चों से भी और दरो दीवार से भी। हम जानते रहे कि वो भागी ना है, डर के मारे लुका गई है। बाकी साली पगला गई रही। कहा हम उसको मारते। फिर एक रात वह झंगटिया बो को ढूंढता ढूंढता उसी कुएं में खुद गुम हो गया। और इस घटना के कोई 3 दिन बाद कुलसीम को रजिया का एक खत मिला। उसमें लिखा था कि वह सिनेमा देखने गई थी तो इत्तेफाक से बछनिया से मुलाकात हो गई। वह बहुत खुश है। सफिरवा चटकल का काम कर रहा है, लेकिन बछनिया कहती है कि मुहर्रम शुरू होने वाला है। कलकत्ता में इमाम हुसैन तो भला क्या आते होंगे। यहाँ 8वें का हलवा और रस की चाय तो क्या मिलेगी। सब्बू चा की मजलिस का जिक्र करते करते वह रो पड़ी। लेकिन सुलेमान के डर से मुहर्रम में गंगौली आने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। रजिए ने उसे यह नहीं बताया कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रजिए अपने दुखड़े रोने में लग गई थी कि जरगाम की तबीयत खराब है और दबीर का इम्तहान होने वाला है, इसलिए वह 5 से पहले नहीं आ सकती। मगर इन 4 दिनों में उसका बदन तो कलकत्ता में जरूर रहेगा, लेकिन उसकी जान गंगौली में लगी रहेगी। 5 की सुबह को जब वह यूसुफपुर में उतरी तो अभी सूरज नहीं निकला था। अप्रैल की खुनक सुबह थी। हवा ने उसे देखकर लिपटा लिया। मोहम्मद हुसैन ने जल्दी से इक्के पर पर्दा बंधवाया। वह 5 की मजलिस को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि अब के वह एक ऐसा नौहा तैयार करके आया था कि मसूमिया मुंह देखते रह जाएंगे। फिर भी जब वह रजिए को उतार कर इमाम बाड़े में आया तो फर्श से हुक्का हटाया जा चुका था और हुसैन अली मियाँ सोजख्वानी के तख्त पर बैठ चुके थे और सहनसिन का सब्ज तोड़ेदार दरवाजा खोला जा चुका था। वह अलमों को ताजीम देकर एक कोने में बैठ गया, लेकिन फुन्नन मियाँ ने उसे देख लिया। वह शायद उसे अपने पास बुलाते, लेकिन ऐन इसी वक्त सोजख्वानी शुरू हो गई। बच्चे खामोश हो गए। मासूम ने देखा कि मुनीस, मद्दू, तन्नू, गग्गे, हसन्ना और इस गिरोह के दूसरे तमाम लड़के जो अभी कल तक मिंबर के अंदर या पीछे बैठा करते थे, अब फर्श पर बैठे हुए हैं, बुजुर्गों के जानुओं से लगे हुए, और उनकी जगह लेने के लिए दूसरे बच्चे आ गए हैं। न किसी ने इन बच्चों से कहा कि अब उन्हें मिंबर के पीछे नहीं बैठना चाहिए, और न किसी ने उन बच्चों को मशवरा दिया कि वे मिंबर में घुस जाएं। यह तब्दीली खुद ब खुद हो गई थी। मासूम कोई 6 साल के बाद आया था, लेकिन इस बीच में कुछ भी तो नहीं बदला था। हुसैन अली मियाँ वहीं मरसिया पढ़ रहे थे। उनके बाद वजीर मियाँ यकीनन मिंबर से वही मरसिया सुनाएंगे जो आज की तारीख की इस मजलिस में पुश्तों से पढ़ा जा रहा है। दीवार पर जुल्म निजाह की खून आलूदा तस्वीर उसी जगह पर थी। अनीस की रुबाई भी
अपनी जगह पर थी। कुरान की आयतें भी उन्हीं जगहों पर थी जहां 5 साल पहले या शायद 50 साल पहले थी। सहनसीन में अलमों की तरतीब वहीं थी, अलमों पर पड़ा हुआ दुपट्टा वहीं था, मिंबर का गिलाफ वहीं था, मजलिस का फर्श वहीं था, पीले रंग की जमीन, स्याह रंग के फूल और फर्श पर बैठने वाले वहीं थे और उन्हीं जगहों पर बैठे हुए थे जहां वे 5 साल या 20 साल पहले से बैठते चले आ रहे हैं। फर्क हुआ था तो बस इतना कि मिंबर के अंदर और मिंबर के पीछे बैठने वाले बदल गए थे और चंद जगहें खाली हो गई थी। गोरे मियाँ और अबू मोहम्मद मियाँ और रशीद मुख्तार की जगहें खाली थी। खाली नहीं थी बल्कि खाली लग रही थी, क्योंकि अगर वे जगहें खाली होती तो इसका मतलब यह होता कि वे लोग किसी वजह से नहीं आ सके हैं। वे जगहें भरी हुई थी, लेकिन जो लोग वहां बैठे थे वे अनकुश मालूम कर रहे थे, क्योंकि वे जगहें उनकी नहीं थी। यानी इन जगहों वाले अब भी नहीं आएंगे। इस फर्श को देखकर मासूम को यकीन हो गया कि गोरे बा, अबू मोहम्मद बा और रशीद मियाँ का इंतकाल हो चुका है। अबू मोहम्मद मियाँ की जगह अब्बू मियाँ बैठे थे, गोरे मियाँ की जगह सब्बू मियाँ और रशीद मियाँ की जगह डिप्टी अली हादी, क्योंकि हकीम अली कबीर ने किसी मुर्दे की जगह पर बैठने से इनकार कर दिया था। फिर इन लोगों की खाली जगहों को और नीचे वालों ने पूरा किया, यहां तक कि पूरे फर्श पर इंकलाबी तब्दीलियां हो गईं, लेकिन फर्श बुनियादी तौर पर वही रहा। सोचख्वानी के बाद वजीर मियाँ ने मरसिया पढ़ा। एक कलम दामने कागज पे गुहर रेज हो न फिर। यह मरसिया पुश्तों से सुनते सुनते लोगों को याद हो गया था। वजीर मियाँ को पूरा मिसरा नहीं पढ़ना पड़ता था। आधा मिसरा वह पढ़ते तो आधा मिसरा साइमीन अर्थात सुनने वाले पढ़ देते। यही हाल तकरीबन तमाम मरसियों का था। ये मरसिए उन फुन्नन मियाँ को भी याद थे जो निपट अनपढ़ थे, और अग्गू मियाँ को भी याद थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी में तालीम पाई थी। उदास और तन्हा लम्हों में ये दोनों ही इन्हीं मरसियों को गुनगुनाते थे। इन्हीं मरसियों के लफ्जों के फर्श पर गंगौली के सैयद साहिबान ने मरना जीना, हंसना रोना, मोहब्बत करना और नफरत करना सीखा था। सारी जिंदगी का सारा निजाम बड़े तख्तों के कागज पर खुशखत लिखे हुए इन्हीं मरसियों पर कायम था। हुसैन अली मियाँ ने रुखसत पर रोना चाहा, लेकिन वह कामयाब न हुए, मगर शहादत की मंजिल आते आते वह अपनी आंखों को नम कर लेने में कामयाब हो गए। फुस्सू मुंह खोले खोले भाए भाए रो रहे थे और मिंबर के पीछे बैठे हुए लड़के उन्हें यूं बच्चों की तरह रोता देखकर हंस रहे थे। मरसिए के बाद वजीर मियाँ रुमाल के चेहरे का पसीना खुश्क करते हुए मिंबर से उतर आए। माशा अल्लाह, अबू मियाँ ने कहा। भाई खूब पढ़ा। डिप्टी अली हादी बोले। वाह, हुसैन अली मियाँ ने रोने वाले के लहजे में कहा, और फिर वह अपनी सुखी हुई आंखों को कुर्ते के दामन से पोंछने लगे। वजीर मियाँ ने सबको झुक झुक कर सलाम किया। इस बीच में मोहम्मद हसन ने अपने कोट की जेब से बयाज निकाली और मुनिस ने लड़कों को सफ में खड़ा कर दिया। हुसैन हुसैन सारे दस्त ने एक साथ कहा और इमाम बाड़ा मातम की धमज से लरज उठा। कोनों की कलमें हिलने लगी। हुसैन हुसैन बुजुर्गों ने भी धीमे स्वरों में आवाज मिलाई। हुसैन हुसैन मुनिस की आवाज जरा बुलंद हुई। हुसैन हुसैन सारे दस्ते की आवाज बुलंद हो गई। मातम का एक झाला लग गया, मगर मासूम ने महसूस किया कि दक्षिण पट्टी का मातम कमजोर हो गया है। उसने दस्ते पर निगाह डाली। बहुत सी जानी पहचानी शक्लें नजर नहीं आईं। अबुल कासिम नहीं थे, अली सईद नहीं थे, अमजदवा नहीं था, बकरीदवा नहीं था, सम्मू नहीं थे। जवानों का गोल आधा हो गया था। ये सब लोग कहाँ गए हैं? मजलिस के बाद उसने फुन्नन से पूछा। लड़ाई में भर्ती हो गए हैं, फुन्नन ने कहा। फिर वह असरफुल्ला खां अशरफ से मुखातिब हो गए।
यह बार पोता है, एके बहुत से गजल वजल याद है। असरफुल्ला खां मुस्कुरा दिए। यतीम का हिस्सा अंजुमन हुसैनिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी मस्सू मियां ने बेचना शुरू किया। क्योंकि इस मजलिस में बालूशाहिया तकसीम होती थी, इसलिए यह हिस्सा मौलवी बेदार हुसैन सदरुजू फाजिल खरीदते थे। बशीर मियां ने सुदामत का ख्याल रखा था और बड़ी मुश्किल से शकर का परमिट हासिल करके बालूशाहिया बनवाई थी। इसलिए जब मस्सू मियां की आवाज गूंजी तो उन्होंने मुस्कुराकर मौलवी बेदार की तरफ देखा, मगर मौलवी बेदार ने बोली नहीं लगाई। यह क्या बेदार भाई, क्या आप आज हिस्सा नहीं खरीदेंगे? बशीर मियां से न रहा गया तो उन्होंने मौलवी बेदार से ही पूछ लिया। आजकल इसका मैदा खराब है, हुन्नन मियां ने कहा। तमाम लोग हंस पड़े। सम्मू मियां को लोगों का हंसना अच्छा नहीं लगा। वह चुपचाप बगल वाले कमरे में चले गए। दुआना हुस्सू ने बोली लगाई, च च च च इतना दाम लगा दिया? डिप्टी अली हादी ने कहा, यह तो सोचो कि आजकल शक्कर नहीं मिलती और भाई बशीर ने मुश्किल से यह मिठाई बनवाई होगी। मैंने तो इसी ख्याल से सप्लाई ऑफिसर से कह रखा था। उस बेचारे ने शक्कर की 3 बोरियां चांद रात भिजवा दी थी। 2 रुपया डिप्टी अली हादी के लड़के ने दाम लगाया। अली हादी मियां ने उसे घूरा तो वह सिपिटा गया, क्योंकि उसने सोचा था कि वह उसके हौसले की दाद देंगे और बशीर चा भी खुश होंगे कि चलो किसी ने तो इसका ख्याल किया कि जंग के जमाने में शक्कर नहीं मिलती। घूरते क्यों हो? वजीर मियां ने कहा। 4 बालूशाहियां और रखवा दूंगा, है नाना? उन्होंने हामिद मियां को मुखातिब किया, जो तबर्रुक तकसीम कर रहे थे। अली हादी भाई का लड़का बोली बोली से यतीम के हिस्से में 4 ठो बालूशाही और बढ़ा दीजिए। दरअसल वजीर मियां ने अली हादी मियां को सप्लाई अफसर की भिजवाई हुई शक्कर की 3 बोरियों का जवाब दिया था। चुप रह बे। हकीम अली कादिर ने अली हादी मियां के लड़के को डांटा। इतनी बोली मत बोल कि बेदार थौंस के चुप हो जाएं। आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे बेदार भाई यतीमन को 2 ठो रुपया भी नहीं दे सकते। हुसैन अली मियां ने कहा। हम खुद यतीम हैं, मौलवी बेदार ने कहा। यतीम का हिस्सा 2 रुपया। मस्सू ने नारा लगाया। तन्नू, तुम फौज में क्यों नहीं चले जाते? डिप्टी अली हादी ने सबू मियां के बड़े लड़के से कहा, जो FA का इम्तिहान देकर सीधे गंगौली आया था। कमीशन दिलवा दूंगा। सद्दन को क्यों नहीं भेजते? हुन्नन मियां बोले। मरे के वास्ते हमारे ही लड़के रह गए हैं। तू कौन होते हो सद्दन को नहीं भेजने वाले? हम सोचा कि वो क्या जाने का पास कीहन है और इसका हाथों पांव तन्नू से अच्छा है। सद्दन ने अपनी तारीफ सुनकर तन्नू की तरफ देखा। उसे अपने कद बदन पर वाकई नाज था। वह ताबे के एक मुजस्समे की तरह चमकदार और कर्रा था। इसके मुकाबले में तन्नू दुबला पतला सा नौजवान था। तन्नू को इसका सदीद एहसास था, क्योंकि सैफुनिया नायन ने सद्दन के मुकाबले में उसे रद्द कर दिया था। जिनती की यह नवासी और महरूनिया की बेटी गजब की निकली थी। तन्नू इस पर 2 बरस पहले आशिक हुआ था। हुआ यह कि वह गर्मियों में आम खाने गंगौली आया था। बड़े फाटक में तो कोई था ही नहीं, इसलिए वह फुस्सू मियां के घर उतरा। गंगौली में फुस्सू मियां अपने आमों के लिए मशहूर भी थे। उनके बागों में गाजीपुर के लंगड़ों के अलावा मलिहाबाद के दशहरी और सफेदे, रामपुर के समर बहिश्त और बंबई के अल्फासों की कलमें भी थी। बीजू आमों का तो कोई शुमार ही नहीं था। घर के सबसे बड़े कमरे में मंजूर मियां अपनी देख रेख में पाल डलवाते थे। फिर जब आम तैयार होते तो वह एक एक टोकरा बशीर और वजीर मियां के लिए और एक टोकरा अग्गू और अब्बू मियां के लिए रवाना करते और फिर तहमत बांधकर खुद आम खाने में जुट जाते। तन्नू ने सैफुनिया की जवानी को आम के पाल वाले कमरे में देखा था। वह झुकी हुई तैयार आमों को अलग कर रही थी। उसका दुपट्टा ढुलका हुआ था और पतला कुर्ता पसीने की वजह से सुरमई जिल्द से चपक गया था। दरवाजे पर अंधेरा महसूस करके वह चौकी। उसका ख्याल था कि शायद फुस्सू मियां आ गए हों, क्योंकि वह
इधर कोई महीने भर से देख रही थी कि फुस्सू मियाँ की आंखों में जैसे राल टपक रही है। वह सोचते ही उसे घिन आने लगी। मंजूर मियाँ को देखकर उसे चिपचिपाहट का एहसास होता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह उस साये को देखकर घबरा गई, क्योंकि उसे मालूम था कि रब्बन बी और सकीना भी घर में नहीं है। सलमा छोटी बहनों के साथ खलवत में है और इस कमरे का सिर्फ एक ही दरवाजा है। ऐसी हालत में वो इस कमरे में हरगिज न आती, लेकिन उसे तो सफिरवा ने यह बताया था कि मंजूर मियाँ यूसुफपुर गए हैं। वह सफिरवा से बहुत खफा थी। वह हरामी का जना उसकी तरफ देखता ही न था, और देखता भी था तो मियाँ का नाम लगाकर मजाक करता था। मगर तन्नू को देखकर उसकी जान में जान आ गई, क्योंकि सारे गांव में मशहूर था कि सब्बू मियाँ और वसीर मियाँ के लड़के तो ख्वाह मख्वाह जवान हो रहे हैं, बिल्कुल बुड़बक हैं। लड़कियों को देखकर उन्हें मुस्कुराना भी नहीं आता, तो भला तन्नू को देखकर दुपट्टा ओढ़ने या चिपके हुए कुर्ते को अलग करने की क्या जरूरत थी। वह फिर झुककर आम चुनने लगी। खुद तन्नू उसे देखकर सटपटा गया, मगर लंगड़े आमों की तरह तैयार छातियां बारीक कुर्ते के अंदर चोली से निकल पड़ रही थी, और सब्ज चूड़ीदार पाजामे का सुर्ख नेफा और नेफे के ऊपर का सारा धड़ नजर आ रहा था। तन्नू का हलक खुश्क हो गया। लीजिए, उसने 2 आम तन्नू के हाथ पर रख दिए। तन्नू घबरा कर पीछे हट गया। सैफुनिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब तो लड़कियों को भी मात किए हैं तन्नू भैया। तन्नू के बदन का सारा लहू खींचकर कानों की लौ में आ गया। हम जा रहे हैं, वह इतना कहकर भाग खड़ा हुआ। सैफुनिया देर तक तन्नू की बुजदिली पर मुस्कुराती रही। फिर चंद दिनों के बाद हकीम साहब के यहां पाल के ही कमरे में सद्दन आया, मगर सद्दन यह कहकर नहीं भागा कि हम जा रहे हैं। वह अंदर आ गया। उसने उस वक्त सिर्फ एक तहमत बांध रखा था। सैफुनिया उसकी चौड़ी छाती को देखते रह गई, यहां तक कि वह छाती इस कदर करीब आ गई कि सैफुनिया के लिए देखना नामुमकिन हो गया। जहां तक उसकी आंखें जा सकती थीं, वहां तक सद्दन की चकली छाती फैली हुई थी। सद्दन ने इस बात का जिक्र अपने हमजोलियों से किया। जाहिर है कि तन्नू भी उसका हमजोली था। चुनाचे फिर वह सैफुनिया से आंखें न मिला सका। सैफुनिया को देखते ही उसके कानों की लमें सुर्ख पड़ जाती थी और उसका हलक खुश्क हो जाता था। उसकी भूरी आंखें इधर उधर देखने लगती। सैफुनिया ने भी उसकी इस कमजोरी को भाप लिया था, इसीलिए वह उसे छेड़ा करती थी। फिर बछनिया और सुग्गन और उम्मे हबीबा और सिल्लन और बिल्लो, गरज की दक्षिण पट्टी की तमाम जवान और नौजवान लड़कियां उसे छेड़ने लगी। हद तो यह है कि सकीना और कुबरा और कभी कभी नईमा भी जुमला फेंकने से बाज न आती। और गजब यह हुआ कि यह बात सैफुनिया ने सद्दन को बता दी। चुनाचे सद्दन ने भी उसे छेड़ना शुरू कर दिया। इसलिए जब मजलिस के फर्श पर सद्दन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, तो तन्नू के बदन में एक तनाव आ गया। वह उसी शाम यूसुफपुर भाग गया और अपनी उम्र 1 साल ज्यादा बताकर फौज में भर्ती हो गया। यह खबर गंगौली के 8 मुहर्रम को आई, जब 8 के गश्त में मातम करने के लिए यूसुफपुर के सुन्नी मातमियों का एक दस्ता आया। यह बात सैफुनिया को नहीं मालूम था कि तन्नू सिर्फ उसकी वजह से फौज में भर्ती हुआ है। अकबरी बीबी ने 8 का मिंबर माना था कि अगर तन्नू खैरियत के साथ वापस आ गया तो वह मिंबर भरेंगी। और सब्बू मियाँ ने वह जनानी मजलिस में अली अकबर की शहादत का हाल कुछ इस तरह बयान किया कि औरतें देर तक सीना पीट पीट कर रोती रही। रब्बन बी ने अपने करीब की दीवार को दूर तक नम कर दिया, और नईमा बी ने जो 2 हत्थड़ मारा तो उगालदान लुढ़क गया और फर्श पर दूर तक पीक फैल गई। तू सठिया गई हो का? अकबरी बी ने नईमा को घुड़का। पुनू में जान के गिराए हो? नईमा बी ने कहा। अरे मौला, तू जवान बिटिया की लसिया कैसे उठाओ? अकबरी बी ने बैन करना शुरू कर दिया। सब्बू मियाँ मजलिस खत्म करके चले गए, लेकिन औरतें देर तक रोती रहीं, यहां तक कि कुबरा के दांत लग गए। और फिर जो मातम हुआ
वह गंगौली में यादगार बन गया। मजलिस के बाद लड़कियां तन्हा गोशों में अपने कुर्ते उलट पुलट कर अपनी छातियां देखने लगीं, जिन पर खून जम जाने से स्याह धब्बे पड़ गए थे। अली की बेटी बनु फातिमा की सुजायत की मुजाहिरा कर रही थी। औनो मोहब्बत को पास बिठाए समझा रही थी कि देखो बेटा, तुम जफर और अली मुर्तजा की यादगार हो। कल जिहाद में सबकत करना, और अगर तुमने दरिया की तरफ देख भी लिया तो मैं दूध नहीं बख्शूंगी। सबुर मियाँ की हदीस खानी की आवाज से इमाम बाड़ा गूंज रहा था। रोआ रोआ आंख बन गया था और ऐसा मालूम होता था कि दक्षिण पट्टी आंसुओं के सैलाब में बह जाएगी। दरवाजे के पास खड़ी हुई हर औरत थोड़ी देर के लिए जैनब बन गई थी। सब करबला में थी और अपने अपने बेटों को हुसैन पर कुर्बान होने का मशवरा दे रही थी। अरे मौला, मैं न रही हुआ, नहीं तो मैं तो अपने अब्बास को कुर्बान कर देती। कुबरा बैन कर रही थी, मगर उसकी शख्सियत का एक हिस्सा डर रहा था कि कहीं अब्बास भी तन्नू की तरह भागकर फौज में भर्ती न हो जाए। गया हीर मजलिस के इन हंगामों से जरा हटकर गुसल खाने के दरवाजे पर बैठा लौंडों को गलिया गलिया कर चुप करवा रहा था। बड़ा सफेद फरारा हवा में लहरा रहा था। फरारा कई जगहों से फट गया था और गया सोच रहा था कि इस जंग ने तो मुहर्रम की रौनक छीन ली है, वरना भला बड़के फाटक पर फटा हुआ फरारा लग सकता था। वापस जाते हुए मौलवी बेदार को देखकर वह खड़ा हो गया। जेल से आने के बाद मौलवी बेदार से पहली बार उसका सामना हो रहा था। फौजदारी की बात और थी। अगर फौजदारी फिर रही होगी तो वह फिर मौलवी साहब पर वार करने से नहीं चूकेगा, मगर मौलवी साहब आखिर जमींदार थे। गया ने उन्हें झुककर और माथे पर हाथ ले जाकर सलाम किया। कैसा है रे? मौलवी साहब ने पूछा। गया ने दांत निकाल दिए। ठीक बड़ी मीर साहब। मौलवी साहब फाटक से बाहर निकल आए। अंदर तबर्रुक की तकसीम का हंगामा मचा हुआ था। वाजिद मियाँ लौंडे को फर्राटे से मां बहन की कई कई गालियां और एक एक हिस्सा तकसीम कर रहे थे। रात अच्छी खासी सर्द थी। मौलवी बेदार ने ढुलाई को अच्छी तरह से लपेट लिया। गली वीरान थी। आवारा कुत्ते भी कहीं दुबक कर बैठ गए थे। जुलाहों के मकानों के दरवाजे बंद हो चुके थे और गहरा अंधेरा था। मौलवी साहब ने सोचा कि फुन्नन मियाँ के पिछवाड़े से निकल जाएं, लेकिन इधर की जमीन जरा उबड़ खाबड़ थी। उन्होंने ठोकर खाई और गिर पड़े। इत्तिफाक से सैफुनिया सैनी में हिस्सा लिए हुसैन अली मियाँ के यहां से फुन्नन मियाँ की तरफ आ रही थी। उसने सैनी को जमीन पर रखकर मौलवी साहब को सहारा दिया। रात एकाएक इतनी गर्म हो गई कि मौलवी साहब को पसीना आ गया। मां के इंतकाल के बाद से तो खैर नहीं, मगर आसिया के बड़े हो जाने के बाद से मौलवी साहब ने पहली बार एक औरत के बदन की हरारत महसूस की थी। और औरत भी कौन, सैफुनिया, जो एक दहकती हुई अंगीठी से कम नहीं थी। उनका बदन कांपने लगा। हमें घर पहुंचा दे, मौलवी बेदार ने कहा। सैफुनिया को भला क्या ऐतराज हो सकता था, क्योंकि गांव की औरतें मौलवी साहब का शुमार मर्दों में करती ही न थी। वह सैनी को सिर पर रखकर दूसरे हाथ से उन्हें सहारा देने लगी। कुलसुम ने जब देखा तो मौलवी साहब का हाथ सैफुनिया के कंधे पर था और वह पिछवाड़े वाली खिड़की से अपने घर में दाखिल हो रहे थे। ए कुलसुम चमकी, बेदार भैया अब सठिया गए हैं का? इहो ना सोचिन कि आज सबे असरा है। मौलाना पर घड़ों पानी पड़ गया और सैफुनिया के समझ में भी यह बात आ गई कि बात का बतंगड़ कैसे बनता है। उसने मौलाना को इस झटके से छोड़ा कि वह लड़खड़ा गए, लेकिन वह उनकी तरफ देखे बिना कुल्हे मटकाती सैनी संभाले फुन्नन मियाँ के घर की तरफ चल पड़ी। कुलसुम ने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि दूसरी जवान लड़की रुकैया मौजूद थी। सैफुनिया ने सफाई देनी चाहिए, लेकिन कुलसुम ने उसे घुड़क दिया। वह सिर भारी का पाव भर चावल लेकर चली गई और कुलसुम फुन्नन की राह देखने लगी। मगर फुन्नन मियाँ को तो खबर ही न थी कि किस्सा क्या है। मित्रों, यहाँ एक वाक्य है, वह सिर भारी का पाव भर चावल लेकर चली गई। नायने या नौकरानियां
जब हिस्से बांटने लगती हैं तो हिस्सा लेने वाला हिस्सा ले आने की मजदूरी भी लेता है, उसे ही सिर भारी कहते हैं। अब आते हैं वाचन पर। मगर फुन्नन मियाँ को तो यह खबर ही न थी कि किस्सा क्या है। वह असरफुल्ला खां के साथ बातचीत करते हुए सलीमपुर की तरफ चले गए। असल में खां साहब उनसे कुछ खास बातें करना चाहते थे। किस्सा यह था कि उनके नवासे खैरू के जाने के कोई 3 महीने बाद पता चला कि उनकी एक नौकरानी गुलबहरी हामेला है। उसने खैरू का नाम लिया तो खां साहब ने उसे मारपीट कर निकाल दिया। यह खबर हकीम अली कबीर को मिली तो उन्होंने बाखिरपुर के ठाकुर साहब से कहकर उसको उनके एक करिंदे के घर डलवा दिया और अब उस हरमजादी ने नानो नुस्खे का दावा किया है। वह कहती है कि खैरू ने उसे निकाह किया था और ठाकुर हरिनारायण प्रसाद भी उसी का साथ दे रहे हैं। खां साहब ने कहा, ये तो कोई हैरान होए का बात ना है। फुन्नन मियाँ ने कहा, ठाकुर हरिनारायण प्रसाद से हमें भी समझे को है और सुना है कि बारिकपुर वाले ठाकुर कुंवर पाल सिंह बहुत बहादुर हो गए हैं। झिंगुरिया हमारा मुंह देख के चुप हो गया, नहीं तो ठंडा कर देता। मगर इस मामले में क्या किया जाए, लड़का तो खैरू का ही है। अरे तो ऐसे का होता है, लड़का है तो हुआ करे, आप फिक्र मत करिए। न रही है बांस न बजी है बंसुरी। फुन्नन जब वापस आए तो उन्हें यह देखकर हैरत हुई कि कुलसुम जाग रही है और उससे सैफुनिया और मौलवी बेदार की बातें सुनकर सन्नाटे में आ गए। वो कौनो काबिलो है कि सैफुनिये को घरे में ले जात रहे। अभी सब हम कहा जाने। कुलसुम बोली, कौनो हम उनके देखा है, बाकी हम जौन देखा तौन बता दिया। अच्छा ए मुमताज, फुन्नन मियाँ ने बड़े लड़के को पुकारा जो गहरी नींद में सो रहा था। कई आवाजों के बाद वह जागा। तब फुन्नन मियाँ ने कहा, तनी रहीमुआ को बुला लियाओ। मुमताज कसमसाता हुआ उठा। लिहाफ हटते ही सर्दी की लहर से वह कपकपा गया। यही बखत जाएं, वह मिनमिनाया। दिन भर खुद से लकड़ाते फिरी हो और तनी कोई काम हो ही गए यही बखत वही बखत करे लगी हो। कुलसुम बोली। मुमताज ने सिपाहियों वाला एक पुराना ओवरकोट कंधे पर डाल लिया जो खास इन्हीं मौकों के लिए घर में न जाने कब से रखा हुआ था। यह बात फुन्नन मियाँ के सिवा किसी को मालूम न था कि वह कोट कहां से आया था। दिवाली के एक जुए में उन्होंने वह कोट एक हवलदार से जीता था। रहीम हज्जाम के आने तक फुन्नन मियाँ टहलते रहे। उन्हें ख्याल भी न रहा कि दक्षिण पट्टी वालों से इंतकाम लेने की सूरत इतनी जल्दी निकल आएगी। चुनाचे मुहर्रम के बाद ही हज्जामों की पंचायत बैठ गई। रहीम खड़ा हुआ। हम पंचन से खाली एक ठो बात पूछे खड़े भये हैं कि आखिर हमनों की कोनो इज्जत बा कि ना। उसने सारी सारी रामकथा सुना डाली। पंच लोग गर्दन न हो ढाए सुनते रहे। मसला जरा पेचीदा था क्योंकि पंच लोगों को यह बात मालूम थी कि हमनों की कोनो इज्जत ना बा। इज्जत तो सिर्फ जमींदार की होती है और वह माई बाप होता है। लेकिन जाहिर है कि पंच लोग यह कह ही नहीं सकते थे और जब बिरादरी के टाट पर यह सवाल उठ गया था तो पंच लोगों को कोई न कोई फैसला देना ही था। सोचे की बात ही है। चौधरी ने बहुत गौर करने के बाद बीड़ी के टुर्रे को एक तरफ फेंकते हुए कहा कि ऐसन हालात में करे के का चाहिए। करे के यह चाहिए कि मौलवी साहब बारात लेके आवे और सैफुनिया को विदा करा ले जाएं। रहीम ने कहा। बाकी कैसे हुई? चौधरी ने कहा कि काहे न हुई। रहीम बिगड़ गया। कहा हमार बेटी बेटी न बा। यह भला कौन कह सकता है कि रहीम की बेटी बेटी नहीं है। सन्नाटा छा गया। चौधरी को बहुत सी बातें सोचनी थी। उन खेतों के बारे में सोचना था जो जमींदारों से मिले हुए थे। खुद चौधरी की जोत में जो खेत थे वे मौलवी बेदार के दिए हुए थे। उसके चाचा के पास हकीम साहब की जमीन थी। उसका दामाद हुसैन अली मियाँ का माफीदार था। जिन जमीनों पर उसके कच्चे मकान थे वे जमींदारों की दी हुई थी। चुनाचे एक तरफ बेटी का मामला था और एक तरफ जमीनों और घरों का। जाहिर है फैसला बहुत मुश्किल था। बनारस शहर से आया हुआ अब्दुल अलीम रेशमी तहबंद पर अद्धी का कुर्ता पहने और कुर्ते पर एक साल ओढ़े एक तरफ बैठा
कैची सिगरेट पी रहा था। वह रहीम के एक दूर के रिश्तेदार का लड़का था। मेहमान आया हुआ था। चुनाचे रहीम ने आखिरी वार किया। पाहुन के सामने हमारी नाक कट गई। यह सुनकर पाहुन ने चुटकी से सिगरेट की राख झाड़ी। कुछ हमहू कहे चाहत है। उसने कहा, जाहिर है कि मेहमान की जबान कौन रोक सकता था। मेहमान को बोलने का मौका मिल गया। वह पंडित नेहरू, सुभाष बोस और मौलाना अबुल कलाम आजाद की तकरीरें सुन चुका था। उसके दिमाग में राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव का लहजा भी गूंज रहा था। और इन सबसे अलग उसके कानों में चौधरी खलील कुजमा, जहीरुद्दीन लारी, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी और मुस्लिम लीग के दूसरे जादू बयान मुकर्ररों की आवाजें भी बसी हुई थी। इसलिए थोड़ी देर के लिए वह पंडित नेहरू और अब्दुल कलाम आजाद और चौधरी खलील कुजमा और आचार्य नरेंद्र देव गर्ज की सब कुछ बन गया। यह लोग ऐली गैली तो बोलते नहीं थे, इसलिए गला साफ करके वह उर्दू बोलने लगा। बिरादरान इस्लाम, वस्सलाम अलैकुम। उसने तकरीर शुरू की। वालेकुम अस्सलाम। तमाम हज्जामों ने एक साथ जवाब दिया। अब्दुल अलील हज्जाम बिल्कुल सिटपिटा गया, क्योंकि बनारस के किसी जलसे ने अब तक मुकर्रर के सलाम का जवाब यूं बाजमात और बाआवाज बुलंद नहीं किया था। उसने अपनी ऊंची दीवार की टोपी को सीधा कर लिया। मैं ये कहे, उसने गला साफ किया, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग जानवर नहीं हैं कि मियाँ लोग जहां चाहें हका दे। ये एक सैफुनिया का मामला नहीं है, बल्कि पूरी बिरादरी की नाक का मामला है। यह मामला में चुप रहना डूब मरे की बात है। नारे तकबीर। उसका ख्याल था कि नारे तकबीर के जवाब में सारी बिरादरी गला फाड़कर अल्लाह अकबर कहेगी। चुनाचे वह चुप भी हो गया, मगर बिरादरी तो बकर बकर उसका मुंह देखती रह गई, क्योंकि बिरादरी को यह मालूम नहीं था। बिरादरी तो बोल मोहम्मदी या हुसैन के अलावा कोई नारा ही नहीं जानती थी। हम गरीब बिरादराने इस्लाम की इज्जत की खातिर तो कायजे आजम पाकिस्तान बनाए की फिक्र में हैं और राजा महमूदाबाद गांव गांव घूम रहे हैं। यही 4 दिन पहले चौधरी खलीम कुजमा आए रहे। वो बताउन कि ए भैया, तोरे चौधरी को सैफुनिया की बात कौन बताइस? चौधरी ने बीच में टोक दिया। उसे यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि कोई और चौधरी उसकी चौधराहट में टांग अड़ाए। हाँ और का, हमारे चौधरी तक खलीफा नूरुल हसन है, एक और नौजवान बोला, जो चौधरी की नवासी से शादी करना चाहता था। फिर सारी बिरादरी ने इस बहस में हिस्सा लिया। मेहमान होने के माने यह हरगिज नहीं कि वह गांव की बिरादरी के मामलात में गड़बड़ करे। अब्दुल अलीम गड़बड़ाकर बैठ गया। चौधरी ने गुस्से में पंचायत समाप्त कर दी। रहीम बिरादरी का मुंह देखता रह गया, क्योंकि पंचायत के इतिहास में यह पहली घटना थी जो फैसला किए बिना उठ गई थी। वह अब्दुल अलीम को लेकर घर चला गया। सैफुनिया भात पसा रही थी। उसकी मां चूल्हे के पास बैठी आग ताप रही थी। पंच लोग का कहीं? सैफुनिया की मां ने पूछा। पंच लोग कुछ ना कहीं, रहीम ने कहा। यह हरामजादी के कारण हम कहीं मुंह दिखाए लायक ना रह गए। उसने सैफुनिया को पिटना शुरू किया। मां ने बीच बचाव करना चाहा तो रहीम उसे भी मारने लगा। दोनों औरतें उसे गालियां देने लगी। जितनी देर वह उन्हें मारता रहा, उतनी देर में 20 बार तो उनका जनाजा निकला, 20 बार उसके बदन में कीड़े पड़े। गरज की उसकी दुर्गत बन गई, मगर वह उन दोनों को पीटता रहा। अब्दुल अलीम ने 2-1 बार बीच में कुछ कहना चाहा, लेकिन रहीम ने उसे बोलने न दिया। इसलिए वह तो कैची की एक सिगरेट सुलगाकर दालान में पड़े हुए बसखट पर बैठकर सैफुनिया की तरफ देखने लगा, जिसका कुर्ता तार तार हो चुका था। रहीम जब सैफुनिया और उसकी मां को मारते मारते थक गया तो उन्हें मोटी मोटी गालियां देता हुआ घर से निकल गया। उसके जाने के काफी देर बाद तक सैफुनिया अपने बाप की 7 पीढ़ियों को गाली देती रही। जब गालियों का खजाना खत्म हो गया या दोहराने तिहराने की वजह से रूखा सेठा हो गया, तो उसने अब्दुल अलीम की निगाहों की चुभन महसूस की। उसने तुरंत ही अपना बदन समेट लिया। अब्दुल अलीम दूसरी तरफ देखने लगा। सैफुनिया कोठरी में चली गई। उसकी मां अब्दुल अलीम को अपनी सास
और ननद की आवारगी की मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लगी। और अबू हरामी का जना यहाँ से सीधे फुन्नन मियाँ के यहाँ गया हुई, तुम्हें तो मालूम ना हुई कि वो फुन्नन मियाँ का लड़का है। सैफुनिया की माँ ने यहाँ लाकर तान तोड़ी, क्योंकि उसकी बात दिल लगती न थी, क्योंकि फुन्नन मियाँ उम्र में रहीम से केवल 6 या 7 साल बड़े थे। खैर वह रहीम के बाप रहे हों या न रहे हों, सैफुनिया की माँ का यह ख्याल ठीक था कि रहीम फुन्नन मियाँ के ही घर गया होगा। वह उन्हें यह बताना चाहता था कि उसके मेहमान ने सब गड़बड़ कर दिया, मगर फुन्नन मियाँ उसे घर पर मिले ही नहीं। मुमताज ने उसे बताया कि वह कहीं गए हुए हैं। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास आधा गांव के भाग 7 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। उपन्यास आधा गांव के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।